हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम डेली इस टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते थे, बट हमने कुछ नया टाइम टेबल आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि इस टाइम हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्लास 1 है, पवन सीरीज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर भी कर सकते हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लगभग 345 ईसा पूर्व में मेरिया अथवा मौर्य वंश में क्षत्रिय कुल में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था और मौर्य वंश में हुआ था। और कौन सा कुल था? तो क्षत्रिय कुल था। ये भी प्रश्न आता है कि मौर्य वंश यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका किस कुल में जन्म हुआ था? तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। सेकंड जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था? तो फ्रेंड देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम से हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तैमूर तक विस्तृत है। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद देखो अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है, और इसमें आप देख सकते हो आंसर जो दिया गया है कि चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज का इंडिका। ठीक, तो ये दोनों जो ग्रंथ है इसके माध्यम से हम चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं, या आप कह सकते हो ये इनके जानने के मुख्य स्रोत हैं। तो ये क्वेश्चन का आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है, तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज का इंडिका ग्रंथ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार यानी जो पंजाब है इस पे पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 316 ईसा पूर्व में पंजाब पर पूर्ण अधिकार कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने 316 ईसा पूर्व में। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो फ्रेंड देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। 316 ईसा पूर्व में पंजाब पे पूर्ण अधिकार कर लिया और 322 ईसा पूर्व में मगध पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। किसने?
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर 322 ईसा पूर्व में ये मगध की राज गद्दी पर बैठ गए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सेल्यूकस ने भारत में आक्रमण कब किया, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 300, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस, जो सेल्यूकस है, ये भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो मेगास्थनीज के अनुसार, जिसकी पुस्तक है इंडिका, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। यानी मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर जो था वो था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों की जो संख्या है वो थी 30। ये हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी डिस्कस किया था। तो मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों में सदस्यों की संख्या जो है वो है 30 सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो ये 30 सदस्य होते थे वे क्या करते थे, सेना का संगठन करते थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश, पहला ये नगर के न्यायाधीश और दूसरा जनपदों के न्यायाधीश मौर्य शासन में क्या कहा जाता था, जो नगर के न्यायाधीश होते थे और जो जनपद के न्यायाधीश होते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नगर के न्यायाधीश होते थे उनको जो कहा जाता था वो व्यवहारिक महापत्र कहा जाता था और जो जनपद के न्यायाधीश होते थे उनको राजुक कहा जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कि मौर्य शासन में जो नगर के न्यायाधीश थे उनको व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था और जो जिले के न्यायाधीश थे उनको राजुक कहा जाता था। ठीक, व्यवहारिक महामात्र नगर के न्यायाधीश और जिले के जो न्यायाधीश थे उनको राजुक कहा जाता था। आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से करो या कुछ से आप कर सकते हो। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि नगर में जो न्यायाधीश चुने जाते थे वो यानी आप कह सकते हो महान। ठीक, महान। और जो जनपद के न्यायाधीश चुने जाते थे वे राजुक, यानी सिंपल वो राजा होंगे तब भी वो उनको, मतलब अगर वो महान नहीं भी होंगे तो भी उनको जनपद के न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से महामात्र से महान और जनपद के न्यायाधीश से आप सिंपल याद कर सकते हो कि महान नहीं होंगे, केवल राजा होंगे तब भी उनको न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अग्रम। ठीक, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहा जाता है अग्रम। अगला वो प्रश्न है कि मौर्य शासन प्रशासन में तीर्थ क्या था। तो फ्रेंड्स, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था। तो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें हम तीर्थ कहते थे। यानी जो मौर्य जो प्रशासन में जो तीर्थ था इसका मतलब क्या। तो सिंपल आप याद कर सकते हो, शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन, यानी जो जिस तरीके से आपका केंद्र होता है, जैसे कि अभी आप फिलहाल में देख सकते हो, इसको कई राज्यों में बांटा जाता है। ठीक है, अगर एक शक्ति रहेगा तो इसलिए हर एक को छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया है कि आपके पास ये शक्ति है ताकि जो कुछ भी काम है वो सुचारू रूप से हो सके। तो इसलिए यहाँ पे मौर्य शासन में इसको हम क्या बोलते थे, तीर्थ बोलते थे। यानी शासन की सुविधा के लिए या शासन को सुचारू रूप से, या केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था इसलिए इसको हम तीर्थ कहते थे।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए, बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता है, तो अमित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हमने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किए वही सब क्वेश्चन यहाँ पे है। तो बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं भूल गई, यहाँ पर होगा अमित्र। ठीक है, यानी शत्रुओं का संहारक। अगला आपका प्रश्न है कि अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है। तो अशोक का धम्म किस अनुमोदन करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा जो धम्म यानी वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता है। अगला आपका प्रश्न है कि मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था। तो फ्रेंड देखिए, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था, तो यहाँ पे वो समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था। एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो था वो था शूद्र। यानी जो मौर्य काल था वो कितने वर्णों में विभक्त था, तो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला आपका प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो फ्रेंड्स, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। अगला आपका प्रश्न है कि मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रेंड्स देखिए, मौर्य काल का पतन का मुख्य कारण क्या था, तो वो यही था कि जैसे ही अशोक के बाद, मतलब अशोक का आप कह सकते हो, अशोक का जैसे ही मतलब राजगद्दी से वो मतलब हटे, तो उनके बाद कोई भी योग्य अधिकारी नहीं हुआ। इसके कारण जो मौर्य काल था इसका पतन हो गया, यही इसका मुख्य कारण था। यानी अशोक के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन सका, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला जो है वो है कि मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी। तो मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी, तो फ्रेंड देखिए, जो जनगणना समिति थी वो जन्म मरण का हिसाब, यानी जिस तरीके से जन्म कितने मृत्यु हुए ये इसका हिसाब रखती थी जनगणना समिति। इसीलिए मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति बनाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण। इस तरीके से आप देख सकते हो कि लोगों का गणना करना, तो इसलिए सिंपल आप याद कर सकते हो, जन्म के साथ साथ जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनका भी काउंट किया जाता था, तो इनका यही वर्क होता था, जन साधारण या आप कह सकते हो जनगणना समिति। अगला आपका प्रश्न है कि सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि जो ग्रहण की थी वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि गुप्त संवत का प्रचलन किसने वो कब किया। तो फ्रेंड देखिए, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया, तो देखिए फ्रेंड, गुप्त संवत का चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने किया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया है। उसके बाद देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि महाकवि हरिश्रेण कौन था। तो महाकवि हरिश्रेण जो था वो था समुद्रगुप्त का मंत्री। हमने पहले भी इसको कई बार डिस्कस किया है, तो यहाँ पर जो आप सभी का देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि महाकवि हरिश्रेण कौन था। तो महाकवि हरिश्रेण जो था वो समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। तो समुद्रगुप्त का क्या था, मंत्री एवं दरबारी कौन था, तो हरिश्रेण। अगला आपका प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को, ये तो आप सभी को पता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्र, तो लेकिन उसको क्यों कहा जाता है ये भी जानना बेहद ही आवश्यक है। तो समुद्रगुप्त को महान विजेता होने के साथ साथ एक निपुण सेना नायक भी था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यानी महान विजेता होने के साथ वो क्या था, एक निपुण सेना नायक भी था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे। तो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे, एक तो थे आर्यभट्ट और दूसरा जो थे वे थे बाराहमिहिर। यानी गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे वे थे आर्यभट्ट और बाराहमिहिर। अगला जो आपका प्रश्न है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों का नाम लिखिए। तो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम कालिदास, विष्णु शर्मा। ये क्या है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकार है, कालिदास और विष्णु शर्मा।
अगला आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आइए कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे विक्रमादित्य ही बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है, यहाँ पे विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त के जो उनका पुत्र थे वे थे चंद्रगुप्त, जो कि राजगद्दी पर बैठे। समुद्रगुप्त जैसे कि आप सभी को पता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उसके बाद देखो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया था। यानी 400 वर्षों से जो शासन कर रहे थे, मालवा व गुजरात में जो शासन कर रहे थे, उन शकों को हराया था किसने, तो विक्रमादित्य ने। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को जो कहा जाता था वो कहा जाता था शाल्लिक। ठीक है, शाल्लिक कहा जाता था। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था। तो हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कुमार गुप्त के शासन काल में किया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत पर भ्रमण पर आया। तो चीनी यात्री किसके, तो यहाँ पर होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में वो आया था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था। तो चीनी यात्री फायान का वास्तविक जो नाम था वो था कुंग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीनी यात्री फायान का जो वास्तविक नाम जो था वो था कुंग। अगला जो आपका प्रश्न है कि फायान का अर्थ है, तो फायान का अर्थ है धर्मगुरु या धर्म रक्षक। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इस तरीके से तो आपको पता है कि चीनी यात्री फायान है, लेकिन चीनी यात्री जो फायान था उसका वास्तविक नाम जो था वो था कुंग। और फायान का सिंपल अर्थ क्या होता है, तो सिंपल जो उसका अर्थ होता है वो होता है धर्मगुरु या धर्म रक्षक। प्रश्न नंबर अगला जो है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था। तो फ्रेंड देखिए, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक जो था वो था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक जो था वो था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला जो आपका प्रश्न है कि हूण आक्रमणकारी कौन थे। तो हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हूण थे वो किससे रिलेट करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हूण जो थे वो मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से रिलेट करते हैं। यानी मध्य एशिया के खानाबदोश यानी जंगलों में आप सिंपल कर सकते हो, जंगलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, हूण आक्रमणकारी भी बोलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था। तो पुष्यभूति कहो या हर्षवर्धन काल भी कहो, ये दोनों ही को ही बोला जाता है। तो सिंपल हम याद कर सकते हैं, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था, तो वो था हर्षवर्धन। अगला आपका प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को जो कहा जाता था वो कहा जाता था भुक्ति। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी डिस्कस किया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो हर्ष के समय दो विद्वान बाणभट्ट और दिवाकर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है। तो राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजतरंगिणी है इसमें 36 राजपूत कुल, जो राजपूत कुल है राजतरंगिणी में प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि 36 राजपूत कुल का उल्लेख किस ग्रंथ यानी किसने किया है, किस ग्रंथ में। तो राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था। तो चंदेलों की राजधानी जो था वो था खजुराहो। हमने डिस्कस भी किया था, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया या लघु त्रि, इसमें हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। तो चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था, तो खजुराहो। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध था, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। और खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल वंश के शासकों ने ही करवाया था। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो फ्रेंड देखिए, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था शीयक अथवा श्री हर्ष था। बहुत ही महत्वपूर्ण, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो शीयक अथवा श्री हर्ष था। अगला आपका प्रश्न है कि गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था। तो गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक जो था वो था गोविंद चंद्र, यानी 1114 से 1115 ईस्वी के बीच में। अगला आपका प्रश्न है कि जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ। तो फ्रेंड जो जयचंद्र था हमने डिस्कस भी किया था बहुत ही अच्छे से, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र क्या था, पराजित हो गया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि अवंती, यानी जो हमने ये भी डिस्कस किया था, आई थिंक मोहम्मद गोरी ने इसको हराया था, है ना। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि अवंती सुंदरी कौन था। तो अवंती सुंदरी एक विदेशी महिला थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, अवंती सुंदरी कौन थी। तो अवंती सुंदरी जो थी क्या थी, वो एक विदेशी महिला थी। अगला जो आपका प्रश्न है कि चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो चेदी राजवंश का प्रथम जो शासक था वो कोक्कल प्रथम था। देखिए जितने भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किए सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मैंने बार बार आपसे भी साथ यही डिस्कस किया, जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप अगर उसको अपने कॉपी में लिख लेते हो तो बहुविकल्पीय प्रश्न और जो अति लघु है उनको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सिंपल आप देख सकते हो चेदी राजवंश का शासक कौन था। तो वो था कोक्कल। अगला जो आपका प्रश्न है कि चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी। तो चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो थी अहिलवाड़ा। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की। तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की। लेकिन जो किंतु वास्तविक प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को याद करना है, वास्तविक प्रथम जो राजा बना था नागभट्ट प्रथम था। ठीक है। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था। तो चहमान वंश का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, यानी 1179 से 1193 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पवन सीरीज से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्र को भी शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।